Yes, students, class 10th students, the sense of collective आइडेंटिटी का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने कहा था कि आपसे आज ही मैं बात करूंगा, आज ही इस बारे में बात करूंगा। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि कैसे सामूहिक अपनेपन की भावना को कैसे जागृत किया गया, कैसे राष्ट्रवाद से उसे जोड़ा गया और कैसे लोगों ने अपने आप को एकता के बंधन में बांधा। इसमें खास बात मैंने बताई थी कि 1920 आते आते भारत माता की छवि बना ली गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे पहले इस 1970 में आते आते भारत माता की छवि का निर्माण कर दिया था। दिस पिक्चर वाज द फर्स्ट मेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन 1817। छवि का मतलब है कोई पेंटिंग या चित्र नहीं बनाया गया था, एक छवि एक गीत के द्वारा एक रूप दे दिया गया था। ही रोट द सॉन्ग वंदे मातरम, उन्होंने गीत लिखा था वंदे मातरम इन प्रेज ऑफ द मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की प्रार्थना या उसकी सेवा के भाव से उन्होंने एक गीत लिखा था वंदे मातरम। तो ये वंदे मातरम गीत उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ। लोगों को अपनेपन की भावना, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए लोगों को एक साधन मिल गया था वंदे मातरम गीत के माध्यम से। He later included in his novel आनंद मठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गीत कहाँ से लिया जाता है। तो ये आनंद मठ जो उनकी बुक थी उसमें उन्होंने इस गीत को बाद में वंदे मातरम गीत को शामिल किया। तो किताब का नाम आनंद मठ जरूर याद रखना है। This song was sung a lot in the स्वदेशी मूवमेंट in Bengal, inspired by the स्वदेशी मूवमेंट। मैंने बताया था कि बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और स्वदेशी आंदोलन में इस गीत ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया था उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद अब बात आती है पिक्चर की, यानी कि पेंटिंग की बात आती है। मैंने कहा था कि अलग अलग जो कल्चर है, अलग अलग चीज़ों ने अपनेपन की भावना को बहुत मजबूत किया। तो दूसरा है पेंटिंग। रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ मदरलैंड। अब उन्होंने पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पिक्चर, क्योंकि उस समय फोटोग्राफ नहीं चलते थे, हाथ से पेंटिंग ही बनाई जाती थी, तो पहली बार भारत माता की एक इमेज लोगों के सामने आई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पेंट किया। भारत माता इज डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग एज अ सन्यासी, और इस पहली पिक्चर में भारत माता को एक सन्यासी के फॉर्म में, सन्यासी के रूप में उन्होंने पेंट किया, बनाया। सी अपीयर्स काम, उसमें कौन कौन से भाव, कौन कौन सी खासियतें रखी गई थी। काम मतलब कि वो शांत, मन से बिल्कुल शांत नजर आ रही हैं उस पिक्चर में। सीरियस, गंभीर दिखाई दे रही हैं। पॉसेसिंग डिवाइन, देवी शक्तियां उनके पास हैं। एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज, और आध्यात्मिक शक्तियां। यानी कि जो हम पिक्चर देखते हैं, जो सन्यासी पिक्चर देखते हैं, तो तुम्हें उसमें शांत भाव चेहरे पे, गंभीर मुद्रा और सब कुछ त्याग दिया, इस टाइप की एक मैसेज जाता है। उस तरीके के मैसेज देने वाली पहली पेंटिंग जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई। लेटर ऑन व्हेन दिस इमेज स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन फोटोग्राफ्स ऑन अ लार्ज स्केल, और बाद में इसको बड़े पैमाने पर फोटोग्राफ्स के रूप में ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया। यानी कि एक भारत माता का एक चित्र जो मानव सदृश था, उस तरीके की इमेज, जिससे कि आप अपने आप को उनसे रिलेटेड कर सकें। तो इसका काफ़ी प्रचार हुआ और काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल होने लगा। डिफरेंट आर्टिस्ट स्टार्टेड मेकिंग द पिक्चर, और इसके बाद अलग अलग चित्रकारों ने अलग अलग तरीके की इसी तरीके की भारत माता की तस्वीरें और भी बनानी शुरू कर दी। यानी कि लोगों में अपने राष्ट्रपति जोड़ने के लिए एक पिक्चर, एक इमेज लोगों के सामने आ गई सबसे पहले। द इमेज ऑफ मदर इंडिया केम टू बी कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ फेथ एंड नेशनलिज्म, और वो तस्वीरें जो है राष्ट्रवाद की प्रतीक बन गई, राष्ट्रवाद में विश्वास की प्रतीक बन गई लोगों के बीच में। स्ट्रेंथेन्ड बाय द मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोक टेल। अब आता है कि फोक टेल, लोक कथाएं, लोक कथाओं ने भी लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का बहुत इंपॉर्टेंट जो काम था वो किया, लोगों को जोड़ने के। क्योंकि लोगों का मानना था कि जो हमारी परंपराएं हैं वो हमारी लोकगीत और लोक कथाओं में ही जीवित हैं। जो अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को तहस नहस कर दिया, दूषित कर दिया, उसको हम बचा सकते हैं लोक कथाओं और लोकगीतों के द्वारा। The 19th century, the nationalists began to record folk tales sung by the Bharts। उस समय जो इस तरह की लोक कथाएं, लोकगीत कहने वाले लोग जो भाट कहे जाते थे या चारण कहा जाता था उनको, तो वो लोगों ने घूम घूम कर इस तरह की लोक कथाओं को लोगों में प्रचारित करना शुरू किया, उनको कलेक्ट करना और लोगों में उनको सुनाना और बांटना शुरू किया, जिससे कि लोगों में अपने भन की भावना का विकास हो, लोग समझें कि ये मेरा कल्चर है,
तो इस तरह से इन लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया लोक कथाओं का और लोक गीतों का, जिसके माध्यम से लोगों को एक साथ एकता में बांधने का काम किया। ही लेड अ मूवमेंट दिस रिवाइव्ड फॉक ट्रेडिशन, और इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया। इस कार्य में भी बहुत सारे लोग लग गए जो इस कार्य से संबंधित थे। उन्होंने अपनी तरह से इस नेशनलिज्म में, इस नेशनलिज्म की फीलिंग को जो बढ़ावा देने में अपनी तरह से योगदान किया। द नटेशा शास्त्री इन मद्रास, वहीं पर मद्रास में नटेशा शास्त्री जो थे, पब्लिश्ड अ 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोकटेल कॉल्ड द फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया। नटेशा शास्त्री ने मद्रास में जो दक्षिण भारत की संस्कृति थी, उस संस्कृति की जो लोक कथाएं, लोकगीत थे, उनको इकट्ठा करके 4 वॉल्यूम की एक बुक थी जिसका नाम उन्होंने दिया था द फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया। उसमें कलेक्शन किया जिससे कि लोगों को ये पढ़ने को मिले और लोग अपने आप को एकता में महसूस करें। द ट्राइकलर फ्लैग, इसके बाद अब झंडे का भी रोल आता है, इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। द ट्राइकलर फ्लैग, शुरुआत में जो ट्राइकलर था वो ग्रीन, येलो, रेड कलर का रखा गया था। वाज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, सबसे पहले बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उसमें तिरंगा झंडा जो है लोगों ने अपनाया, और उस तिरंगे झंडे का कलर उस समय ग्रीन, येलो, रेड था। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक झंडा भी चूज किया गया, 3 कलर का, जो ग्रीन, येलो, रेड था। इसने भी लोगों को एकता के सूत्र में बांधा। इट फीचर्ड 8 लोटस फ्लावर, इसमें कौन से फीचर रखे गए थे? 8 पंखड़ियों वाला कमल था, जो 8 पंखड़ी उस समय ब्रिटिश शासन के जो 8 प्रोविंसेस थे उनको रिप्रेजेंट करता था। तो उसमें, उस झंडे में जो है, इट फीचर्स 8 लोटस फ्लावर्स रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड हाफ मून, और इसके एक अर्धचंद्र, आधा चंद्रमा का निशान था, रिप्रेजेंटिंग हिंदू और मुस्लिम, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करता हुआ उस झंडे पर प्रतीक बनाया गया था। यानी कि एक कमल का फूल था जिसमें 8 पंखुड़ी थी, जो ब्रिटिश प्रोविंस के जो 8 प्रोविंस थे उनको रिप्रेजेंट करता था, और आधा चांद बना हुआ था जो हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रतीक बना हुआ था। इसके बाद 1920 आता है, 1915 के बाद जब गांधी जी 1920 के आसपास जब आंदोलन शुरू करते हैं, तो गांधी जी ने भी इस सिंबल का, इस माध्यम को बहुत अच्छा इस्तेमाल करने की शुरुआत की, और उन्होंने भी एक तिरंगा झंडा चुना हुआ था। तो बाई 1920 गांधी जी हैड ऑल्सो प्रिपेयर्ड द फ्लैग ऑफ स्वराज, स्वराज का एक झंडा उन्होंने भी प्रिपेयर किया था। इट वाज ट्राइकलर, ये भी 3 कलर का था जिसमें व्हाइट, ग्रीन और रेड कलर रखे गए थे। इन द मिडिल ऑफ द गांधीयन सिंबल, और इसके बीच में जो गांधी जी का प्रतीक था चरखा, इन द मिडिल दिस गांधी सिंबल चरखा वाज गिवन प्लेस, और उस झंडे के बीच में चरखे का निशान रखा गया था। इट वाज सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस, जो उस समय स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। द रीइंटरप्रिटेशन हिस्ट्री वाज अनदर मीन ऑफ क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म। इसके अलावा इतिहास का जो दोबारा से इतिहास को लिखना या दोबारा से इतिहास को जानने का भी एक आंदोलन चला, क्योंकि लोगों का ऐसा विश्वास था कि अंग्रेजों ने भारतीयों से ये बताया हुआ था कि आप लोग असभ्य हैं, आप अपना शासन खुद नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रगतिशील नहीं रहे हैं, आपका इतिहास जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। तो लोगों ने फिर अपने इतिहास को खोजना शुरू किया कि हम लोगों का इतिहास कैसा था, और जब उन्होंने पाया कि हमारा इतिहास तो और भी गौरवशाली है, तो उन्हें अपने इतिहास पर या अपने लोगों पर गर्व महसूस होने लगा। तो रीइंटरप्रिटेशन हिस्ट्री वाज अनदर मींस, एक दूसरा साधन बना ऑफ द क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की भावना को जगाने में इतिहास का जो पुनर्विवेचन था, दोबारा से उसकी विवेचना की गई। जो हमारा इतिहास अंग्रेजों ने तोड़ मरोड़ के हम लोगों को सिखाना शुरू किया था कि आप लोग असभ्य हैं, आदम हैं, आप अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। तो लोगों ने बताया कि हमारा इतिहास तो सम्राट अशोक से आ रहा है, जिस समय भारत का शासन इतना बड़ा था कि पूरा भारत प्रेजेंट का जो अभी का जो पूरा भारत है वो तो था ही हमारे पास। इसके अलावा अफगानिस्तान के काबुल और इसके आगे तक का शासन भी भारतीयों के अंडर में रहा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें शासन करने की क्षमता नहीं है? तो लोगों को जब ये पता चला कि हमारा शासन इतना बड़ा था और हमारे पूर्वज इतने बड़े थे, तो उन्हें अपने इतिहास पर गर्व हुआ, अपने आप पर गर्व होना शुरू हुआ, और उन्होंने अपने आप को एकता, क्योंकि हमारा पुराना टाइम एक दूसरे से रिलेटेड था। Writers begin to write about the glorious ancient era
और उस समय उनके जो लेखक थे उन्होंने अपना पुराना जो ग्लोरियस जो चमकदार इतिहास था उसके बारे में लिखना शुरू किया ना। आर्किटेक्चर, उस समय के आर्किटेक्चर के बारे में भी लिखा, कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी। साइंस, उस समय के साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में भी लिखा, आर्यभट्ट ने कैसे जीरो की खोज की वगैरह वगैरह। साइंस का कितना बड़ा डेवलपमेंट था, हमने 9 ग्रह उस समय पता कर लिए थे जब टेलीस्कोप नहीं था, जब सैटेलाइट नहीं हुआ करते थे। उस समय भी हमारे लोगों को पता था कि 8 या 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो उस समय कैसे देखा होगा उन्होंने। तो साइंस हमारा इतना आगे था, तब भी हमें साइंस के बारे में पता था। लॉ एंड फिलॉसफी की तो पूरी बुक्स, पुराण वगैरह लिखे हुए हैं फिलॉसफी के ऊपर, जो आज भी लोगों की यूरोपियंस की समझ से बाहर है। इस तरीके का लिटरेचर या इस तरह की फिलॉसफी हमारे पास थी। रिलीजन, कल्चर एंड ट्रेड फ्लॉरेस्ट, और कितना व्यापार हमारा मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। तो इस तरह का इतिहास भी दोबारा से पुनर्जीवित किया गया, दोबारा से लिखाया गया। जो गलत सलत लिखा था उसको सही किया गया और लोगों को सही इस बारे में जानकारी दी गई। ओके स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर अपना फिनिश हुआ। इस चैप्टर का हम लोग अब रिवीजन करेंगे, तो अब हमें रिवाइज करने में बहुत मज़ा आने वाला है। आप रिवीजन वाले बैच में मेरे वीडियोस में ज़रूर ऐड होइए। और आपने इतना बड़ा चैप्टर, कई पार्ट में मैंने इसको समझाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो मैंने पहले आपसे नहीं कहा, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि इस पर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए, इसको सब्सक्राइब करिए, और इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी जो मेहनत थी उससे आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, कितना आप लोगों को सहयोग मिला, और भी मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये मैं एक काम आपके लिए इस चैप्टर के अंत में एक तरीके से आपसे कह रहा हूँ। प्लीज़ ओके स्टूडेंट्स, बताइए। तो फिर अब हम जो है नेक्स्ट ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साथ में इसके भी वीडियो आते रहेंगे जो आपको रिवीजन कराएंगे, और न्यू चैप्टर जो ज्योग्राफी के होंगे वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। जिन लोगों ने भी मेरा ये वीडियो पूरा देखे हैं या कुछ वीडियोस देखे हैं, वो उस वीडियोस के बारे में जो भी समझते हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।